हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्रिया शरीर के सेकंड पेपर का 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला मल होगा, दूसरा पुरीस, तीसरा मूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? मल विवेचन। तो मल जठराग्नि एवं धातु अग्नि व्यापार से उत्पन्न उन द्रव्यों को कहा जाता है जो शरीर को मलिन करते हैं, अर्थात शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे मल कहलाते हैं। अर्थात क्या बोला जा रहा है? मल क्या होता है? जठराग्नि एवं धातु अग्नि से व्यापार से उत्पन्न उन द्रव्यों को कहा जाता है जो शरीर को क्या करते हैं? मलिन करते हैं। सीधी सी बात यह है, मतलब कि जो शरीर को मलिन करेगा उसे मल कहा जाता है। अर्थात शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं, जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनमें जो बाधा उत्पन्न करता है उसे मल कहा जाता है। क्लियर? इसकी निरुक्ति देखते हैं क्या होती है। मृज्यते सोद्यते शरीरम अनेन इति मलाह। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से देखिएगा। मृज्यते सोद्यते शरीरम अनेन इति मलाह। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद करेंगे इस निरुक्ति को। अर्थात शरीर जिसके नियम पूर्वक उत्सर्जन से शरीर की शुद्धि होती है वे मल कहे जाते हैं, या जो शरीर को निर्मल एवं शोधित करे उसे मल कहते हैं। फिर से देखेंगे ध्यान से। जिसके नियम पूर्वक, क्या बोला है? नियम पूर्वक उत्सर्जन से। जो उत्सर्जन नियम पूर्वक होता है, अर्थात जैसे हम लोग टाइम टू टाइम उठते हैं और मल का उत्सर्जन करते हैं, वही नियम पूर्वक उत्सर्जन होगा। तो जिसके नियम पूर्वक उत्सर्जन से शरीर की शुद्धि होती है, जब उत्सर्जन होगा तो शुद्धि होगी शरीर की। तो शरीर की जो शुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? मल कहते हैं भाई। या जो शरीर को निर्मल करे, मतलब कि मल हटाए शरीर से, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मल कहते हैं। ठीक है, एवं शोधित करेगा। देखो, निर्मल करे और शोधित करे उसे हम क्या कहेंगे? मल कहेंगे। क्या लिखा हुआ है एक चीज? मलनीकरणान मलाह। आचार्य सारंगधर के अनुसार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक लाइन क्या, आधी लाइन का याद कर लेंगे। मलनीकरणान मलाह। आचार्य सारंगधर के अनुसार जिसका मात्रा से अधिक संचय होने से शरीर मलिन हो जाता है उसे मल कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्या है, आचार्य सारंगधर क्या कहते हैं? जिनका मात्रा से अधिक क्या होता है? संचय, यानी कि इकट्ठा होना। संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। ठीक है, तो जिसका मात्रा से अधिक क्या होता है? संचय होता है, और क्या होता है? शरीर मलिन हो जाता है। शरीर मलिन हो जाता है उसे क्या कहेंगे? मल कहेंगे। ठीक है, उसे मल कहेंगे। तो शरीर में उपस्थित दोष धातु मल जब शरीर को दूषित करते हैं, तो दोष जब शरीर को धारण करते हैं तब धातु कहे जाते हैं, तथा जब ये शरीर को मलिन करते हैं तो मल कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि शरीर में उपस्थित क्या? दोष धातु और मल जब शरीर को क्या करेंगे? दूषित करेंगे। दोष धातु मल जब शरीर को दूषित करते हैं, तो दोष जब शरीर को धारण करता है, ध्यान दीजिएगा, जब दोष शरीर को धारण करते हैं तो धातु कहे जाते हैं, तथा जब शरीर को क्या करेंगे? मलिन करते हैं तो ये मल कहे जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि दोष जब शरीर को धारण करते हैं तो धातु कहे जाते हैं, और जब शरीर को मलिन करते हैं तो मल कहे जाते हैं। क्लियर? जो द्रव्य शरीर को मलिन करे तथा आहार के किट्ट भाग से उत्पन्न हो उन्हें मल कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? जो द्रव्य क्या करते हैं? शरीर को मलिन करे, और आहार के किट्ट, जो आहार खा रहे हैं तो उसे वो किट्ट भाग में भी परिणित होगा, तो जो आहार के किट्ट भाग से उत्पन्न हो उसे मल कहते हैं। ठीक है, जो आहार के किट्ट भाग से उत्पन्न उसे मल कहते हैं। एक यहाँ फिर से श्लोक लिखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अष्टांग संग्रह के अनुसार है, तो इसको मत याद करिएगा। इसके नीचे हम देखेंगे क्या है? मल एवं किट्ट। आयुर्वेद में जगह जगह मल एवं किट्ट दोनों शब्दों का वर्णन ऐसे पदार्थ के लिए किया जाता है जो शरीर को मलिन करते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? आयुर्वेद में जगह जगह मल एवं किट्ट दोनों शब्दों का वर्णन, यानी दोनों शब्दों का वर्णन मिलता है कई जगह, तो दोनों शब्दों का वर्णन ऐसे पदार्थ के लिए किया जाता है जो शरीर को क्या करते हैं? मलिन करते हैं। जो शरीर को मलिन करते हैं, अर्थात मल शब्द का प्रयोग प्रायः आहार मल के रूप में वर्णित है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो आहार पाचन के उपरांत उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? मल शब्द का प्रयोग प्रायः आहार मल के रूप में वर्णित है। मल है तो किस में बोला गया? आहार। भाई आहार हम खाएंगे तो उससे क्या होगा? मल बनेगा, तो आहार मल के रूप में परिणित होता है। ऐसे पदार्थ जो आहार पाचन के उपरांत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे आहार
सॉरी ऐसे आहार मतलब ऐसे पदार्थ जो आहार पाचन के उपरांत उत्पन्न होता है, ठीक है, और जो आवेग काल में धारण किया जाता है तथा वेग काल में वह शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। क्या बोला गया है? जो आवेग काल में, जब आवेग होता है, ठीक है, आवेग काल होता है उसमें क्या करता है? धारण करता है। लेकिन जब वेग काल आएगा, ठीक है, जब वेग काल आएगा तो क्या करेगा? शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। क्लियर? किट्ट शब्द क्या होता है? किट्ट शब्द किट्ट गतौ धातु से बना हुआ है, ठीक है, किट्ट गतौ धातु से बना है, अर्थात जो शरीर में गमन करे उसे किट्ट कहते हैं। किससे बना हुआ है किट्ट शब्द? किट्ट गतौ धातु से बना हुआ है। किट्ट गतौ धातु से बना हुआ है, अर्थात जो शरीर में क्या करे? गमन करे, गमन करे उसे क्या कहते हैं? किट्ट कहते हैं। अभी हम देखेंगे मलों की संख्या। तो मलामूत्र सकृत स्वेदादयो अपि चा, अष्टांग संग्रह के अनुसार है, इसको याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बोला है? मलामूत्र सकृत स्वेदादयो अपि चा। वाग्भट में मलों में क्या बोला गया? आहार मल, मूत्र, पुरीष और स्वेद को मल कहा गया है। किसको कहा गया है? मूत्र, पुरीष और स्वेद को मल कहा गया है। आचार्य चरक ने पुरीष एवं मूत्र को आहार का मल कहा है। ये लाइन सुनिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, 1 नंबर यानी कि MCQ में ये आ सकता है। क्या बोला गया है? आचार्य चरक ने पुरीष एवं मूत्र को आहार का मल कहा गया। तो क्वेश्चन बन के ये आ सकता है कि आचार्य चरक ने किसको आहार का मल कहा है? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? पुरीष और मूत्र को आहार का मल कहा है, ठीक है। तथा धातु मलों में रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कर्ण, नासा आदि का मल खमल, ठीक है, मेद का स्वेद, अस्थि का नख, रोम तथा मज्जा का नेत्रमल एवं त्वचा का स्नेह बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें, 3-4 लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखेंगे, आचार्य चरक ने पुरीष और मूत्र को आहार का मल कहा है, तथा धातु मलों में क्या बोला गया है? रस का कफ कहा गया है। रस का मल क्या बोला गया है? कफ कहा गया है। रक्त का मल पित्त कहा गया है, ठीक है। मांस का कर्ण, नासा आदि बोला गया, ठीक है। मांस का मल किसे कहा गया? कर्ण और नासा आदि का मल। मेद का स्वेद कहा गया, ठीक है, मेद स्वेद मल हो गया। अस्थि का नख, रोम तथा मज्जा का नेत्रमल कहा गया। त्वचा का स्नेह बताया गया, ठीक है, ये याद कर लेंगे लिख के। फिर क्या? खमल के अंतर्गत कर्णमल, कर्ण स्नेह, नासामल, आश यानी मुख मल, प्रजनानमल इत्यादि आते हैं। क्या बोला गया? खमल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? कर्ण का मल आएगा, कर्ण का स्नेह आएगा, ठीक है। नासा का मल नाक का मल आ जाएगा, कर्ण मतलब कान का मल होगा, ठीक है। आश यानी मुख मल, मुख का मल होगा। प्रजनन जहाँ से प्रजनन क्रिया होती है, मल आदि इत्यादि आते हैं। अभी हम एक सारणी हमने बनाया है, उसको याद कर लेंगे। धातु मलों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसमें, तो ये सारणी याद करेंगे, इसमें सारा सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। पहला क्या है? धातु, फिर चरक संहिता के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार और सारंगधर के अनुसार, ठीक है। सबसे पहला क्या है? रस। चरक संहिता में क्या बोलते हैं? कफ मल हो गया। सुश्रुत संहिता के अनुसार भी कफ मल होता है और अष्टांग के अनुसार भी कफ मल होता है। और सारंगधर के अनुसार जीवा का जल, नेत्र का जल, कपोलों का जल बोला गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे, कौन सा? रस, कफ, ठीक है, कफ यहाँ भी कफ, यहाँ जीवा का जल, नेत्र का जल और कपोलों का जल। सेकंड क्या है? रक्त। रक्त का मल क्या? पित्त बोला है आचार्य चरक ने, और आचार्य सुश्रुत ने पित्त बोला है, और अष्टांग हृदय ने भी पित्त बोला है, ठीक, तीनों ने पित्त बोला है। लेकिन सारंगधर ने क्या बोला है? रंजक पित्त बोला है। सारंगधर ने एक अलग क्या बोला? रंजक पित्त। बाकी सब ने क्या बोला? पित्त बोला है, सारंगधर ने रंजक पित्त बोला है। नेक्स्ट क्या है? मांस। मांस का मल खमल बोला है आचार्य चरक ने भी, सुश्रुत ने भी, और अष्टांग हृदय ने, तीनों ने क्या बोला? खमल बोला है मांस का। और सारंगधर ने कर्णमल बोला है, ठीक है। तो वही क्या? आचार्य चरक ने खमल बोला है, सुश्रुत ने भी खमल बोला है, अष्टांग ने खमल, और आचार्य सारंगधर ने कर्णमल बोला हुआ है। नेक्स्ट है अस्थि। अस्थि का मल आचार्य चरक ने केश, रोम और नख बोला है। आचार्य सुश्रुत ने नख और रोम बोला है। आचार्य अष्टांग हृदय ने भी क्या? नख, रोम बोला है, और सारंगधर ने नख बोला है। क्लियर? अस्थि में क्या बोला है? आचार्य चरक ने केश, रोम और नख, सुश्रुत ने भी नख, रोम बोला है, और अष्टांग हृदय ने नख, रोम बोला है, सारंगधर ने नख बोला हुआ है। अब आते हैं मेद, देखते हैं। मेद का मल क्या है? स्वेद, स्वेद, स्वेद। आज हमारे तीनों आचार्यों ने, यानी आचार्य चरक ने,
ठीक है। आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य अष्टांगिधर ने, तीनों ने स्वेद बोला हुआ है। लेकिन शार्ङ्गधर ने क्या बोला? जीवामल, दंतमल, कक्षामल, शिश्न तथा अंडकोश। आचार्य शार्ङ्गधर ने ये बोला हुआ, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तुलनात्मक सारणी है ना। अब आते हैं मज्जा पे। मज्जा को आचार्य चरक ने अच्छीमल और त्वकमल बोला है। आचार्य सुश्रुत ने नेत्र, त्वक और मल बोला है, ठीक है। और आचार्य अष्टांगिधर ने नेत्रमल और त्वक स्नेह बोला हुआ है। और शार्ङ्गधर ने क्या बोला है? नेत्र एवं मुख का स्नेह बोला है। अच्छा, शुक्र में क्या है? आचार्य चरक ने कुछ नहीं बोला, सुश्रुत ने कुछ नहीं बोला, और आचार्य अष्टांगिधर ने क्या बोला? वाग्भट ने ओज बोला है। शुक्र का मल ओज बताया है। और शार्ङ्गधर ने युवावस्था में मुख की पिंडिकाएँ, ठीक है, ये बोला हुआ है। युवावस्था में मुख की पिंडिकाएँ बोला हुआ है। अब हम देखेंगे, पहला हमारा टॉपिक था मल, वो फिनिश हुआ। अभी हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? पुरीष विवेचन। अब हम लोग पुरीष विवेचन को डिस्कस करेंगे। क्या है पुरीष विवेचन? पुरीष का निर्माण। तो आचार्य चरक के अनुसार कटु अवस्था पाक में ही पुरीष की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक के अनुसार कटु अवस्था पाक, ध्यान दीजिएगा, कटु अवस्था पाक में ही पुरीष की क्या होती? उत्पत्ति होती है, कटु अवस्था पाक में। एक श्लोक क्या है? पक्वाश्यम तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वाहिन्ना, ठीक है। परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावता, आचार्य चरक के अनुसार। फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है श्लोक है, ठीक है। क्या बोला है? पक्वाश्यम तु प्राप्तस्य शोष्यम आलस्य वाहिन्ना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावता। अर्थात आहार का जठराग्नि से पाचन होने के उपरांत पक्वाशय में प्राप्त होने पर वहाँ स्थित अग्नि से शोषित होकर शेष पिंडी रूप में मल में परिवर्तित होता है। इससे वह कटु रस में परिवर्तित होकर वायु की वृद्धि करता है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा घुमाव फिराव वाली लाइन है, लेकिन समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? आहार का जठराग्नि से पाचन होने, जब भाई जठराग्नि में आहार का पाचन हो जाएगा तो उसके उपरांत यानी उसके बाद पक्वाशय में प्राप्त होने पर वहाँ स्थित अग्नि से शोषित होकर, वहाँ पे अग्नि होगी तो उससे शोषित होकर शेष पिंड रूप में मल में परिवर्तित होता है। जो पिंड रूप में मल में परिवर्तित हो जाएगा, फिर क्या होगा? इससे वह कटुरस में परिवर्तित होकर वायु क्या करता है? वृद्धि करता है। जब कटुरस में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या करेगा? वायु की वृद्धि करेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरीष का पंचभौतिक संगठन क्या होता है। पुरीष का पंचभौतिक संगठन, पुरीष को क्या बोला जाता है? स्टूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो भानुमति टीकाकार थे, उनके अनुसार क्या है? पुरीष को पुरीशम पार्थिवम, दो शब्दों में क्या? पुरीशम पार्थिवम बोला गया, ठीक, रट लीजिएगा। आचार्य सुश्रुत के, अच्छा, आचार्य क्या कहा है? अर्थात पुरीष में पार्थिव महाभूत की प्रधानता होती है। क्या बोला गया है? पुरीष पार्थिवम, यानी पुरीष में पार्थिव महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। अब पुरीष का प्रमाण देख लेते हैं, कितना प्रमाण होता है। तो सप्त पुरीशस्य, पुरीष का प्रमाण कितना है? 7 अंजलि। सप्त पुरीशस्य, रट्टा मार लीजिएगा। चरक ने पुरीष की मात्रा 7 अंजलि बताई है। कितनी बताई है भाई? 7 अंजलि बताई है। दोनों वाग्भट ने भी चरक का अनुसरण करते हुए पुरीष का प्रमाण 7 अंजलि बताया है। दोनों वाग्भट, ठीक है, वृद्ध वाग्भट और लघु वाग्भट, दोनों वाग्भटों ने भी पुरीष का जो प्रमाण है वो कितना बताया? 7 अंजलि बताया। पुरीष का प्रमाण 7 अंजलि बताया हुआ, ठीक। अभी हम देखेंगे पुरीष का कर्म क्या होता है। तो पुरीशम उपस्तंभम वायव्य अग्निधारणम च, एक लाइन का पुरीष का कर्म है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया है कि पुरीशम उपस्तंभम वायव्य अग्नि धारणम च, वायवाग्नि धारणम च, मतलब कि पुरीष शरीर का उपस्तंभ होता है। बोला ना पुरीशम उपस्तंभम, तो पुरीष क्या होता है? शरीर का उपस्तंभ होता है तथा वायु एवं अग्नि को धारण करता है। एक लाइन में बोला गया है पुरीष शरीर का उपस्तंभ होता है तथा क्या करता है? वायु और अग्नि को धारण करता है, वायु और अग्नि को धारण करता है। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है? अवष्टंभ पुरीशस्य, अवष्टंभ पुरीशस्य, अर्थात
अष्टांग संग्रहकार ने पुरीष के कर्मों के संदर्भ में सुश्रुत का अनुसरण करते हुए अवष्टम्भ के साथ साथ वायु एवं अग्नि को धारण करना भी बताया है। ठीक है, अष्टांग संग्रहकार ने किसका अनुसरण किया? आचार्य सुश्रुत का अनुसरण किया। और क्या बोला है? अवष्टम्भ के साथ साथ, ठीक है, अवष्टम्भ के साथ साथ वायु और अग्नि को धारण करना बताया है। क्या बोला है? वायु और अग्नि को धारण करना बताया है। अब हम देखेंगे पुरीश्वः स्रोतस, इसको हम याद कर लेंगे तो ये हमें यहाँ भी काम देगा और स्रोतस में भी काम देगा। तो क्या बोला गया है? पुरीश्वः स्रोतस का मूल पक्वाशय बोला गया है। इसका एक श्लोक होता है, पुरीश्वः नाम स्रोतसाम पक्वाशय मूलम स्थूल गुदम च। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? पुरीश का वह स्रोतस है, पुरीश्वः स्रोतस वह है जिसका मूल पक्वाशय होता है और क्या होता है? गुद होता है, पक्वाशय और गुद होता है। ठीक है, इसे आधुनिक रचना शरीर के अनुसार उंडुक और स्थूलांत्र कहा जाता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा। क्या? आधुनिक रचना शरीर के अनुसार उंडुक कहा जाता है, ठीक है, सीकम जिसे कहते हैं, और स्थूलांत्र यानी कोलोन कहा जाता है। ठीक है, उंडुक और स्थूलांत्र यानी कि सीकम और कोलोन कहा जाता है। अब हम देखेंगे पुरीष क्षय के लक्षण क्या होते हैं। यदि पुरीष का क्षय हो रहा है तो फिर उसके लक्षण क्या होंगे? तो पुरीष के क्षय होने पर शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? जब पुरीष का क्षय होगा तो शरीर में क्या हो जाएगी? रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इस रुक्षता के कारण आंत्र को पीड़ित करती हुई वायु उदर को ऊपर और नीचे उठा देती है। अब जब शरीर में रुक्षता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आंत्र को पीड़ित करती हुई, आंत्र क्या करता है? पीड़ित करती है। ठीक है, पीड़ित करती हुई वायु उदर को ऊपर, वायु में, ठीक है, उदर में जो वायु हो रही है उसको ऊपर और नीचे उठा देती है, ऊपर और नीचे उठा देती है। अर्थात तात्पर्य ये है कि पुरीष क्षय के कारण आंत्र में ऐंठन होती है। जब पुरीष का क्षय होगा तो क्या होगा? वहाँ पे रुक्षता होगी, और रुक्षता होगी तो क्या होगा? आंत में ऐंठन हो जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में ऐंठन हो जाएगी तथा आद्यमान होकर वायु उदर से इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, अगर फिर क्या होगा? आद्यमान हो जाएगा तो उससे क्या होगा? वायु उदर से इधर उधर क्या करती है? घूमा करती है। ठीक है, इधर उधर घूमा करती है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? मूत्र विवेचन। मूत्र विवेचन क्या है? मूत्र की उत्पत्ति। तो सभी आचार्यों ने मूत्र की उत्पत्ति आहार के किट्ट भाग से होना बताया है। जो आचार्य थे तो सभी आचार्यों ने मूत्र की उत्पत्ति जो है वो आहार के किट्ट भाग से होना बताया है। पहले ही हमने बात किया था। वाग्भट ने इस संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए क्या कहा है? श्लोक है, किट्टम सारस्य तत्व, ठीक है, पक्वम अन्नम संभवति द्विधा तत्ता अच्छम किट्टमत्रस्य मूत्रम। अष्टांग संग्रह सूत्र के, अष्टांग हृदय के अनुसार है। फिर से देखेंगे, किट्टम सारस्य, किट्ट का जो सार होता है, ठीक है, पक्वम अन्नम संभवति द्विधा तत् अच्छम किट्टमात्रस्य मूत्रम। ठीक, पचा हुआ आहार दो भागों से विभक्त हो जाता है। पचा हुआ आहार जो है वो दो भागों में विभक्त होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला क्या होता है? किट्ट होता है, दूसरा सार होता है। इसमें किट्ट भाग का जो अच्छ यानी तरल भाग होता है वह मूत्र रूप में परिणित हो जाता है। समझने वाली बात ये है कि जो पचा हुआ आहार होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। किसमें? एक किट्ट होता है, एक सार भाग होता है। तो इसमें जो किट्ट भाग होता है वो अच्छा यानी कि तरल भाग होता है। किट्ट क्या होता है? तरल भाग होता है। वह मूत्र रस में परिणित हो जाता है। क्या होता है? वो मूत्र रस में परिणित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मूत्रवाह स्रोतस। मूत्रवाह स्रोतस देखें तो आचार्य चरक ने मूत्रवाह स्रोतस का मूल वस्ति एवं वंशण को माना है। किसको माना है? वस्ति और वंशण को। तो इसका एक श्लोक था स्रोतस चैप्टर में, क्या? मूत्रवाहा नाम स्रोतसाम वस्तिर्मूलम वंशणम च, वंशणो च, वस्तिर्मूलम वंशणो च। यानी कि आचार्य चरक के अनुसार मूत्र व स्रोतस का मूल क्या है? वस्ति और वंशण। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने इनकी संख्या 2 बताते हुए वस्ति और मेढ्र को मूल माना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने किसको माना है? वस्ति और
मेड को मूल माना है और वस्ती को मूल माना है। आयुर्वेद में मूत्र की उत्पत्ति आंत्र के द्वारा होना बताया गया है। आयुर्वेद में जो मूत्र की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा बताया गया? आंत्र के द्वारा बताया गया है। अर्थात आंत्र की मल धरा कला द्वारा पृथक हुआ द्रव रूप मल अपने स्रोतों से बहता हुआ सीधे मूत्राशय में आता है। क्या बोला गया है कि आंत्र की मल धरा कला जो होती है उसके द्वारा पृथक हुआ द्रव रूप जो होता है, जो उसके द्वारा छाना हुआ द्रव रूप होता है, वह मल अपने स्रोतों से बहता हुआ सीधे मूत्राशय में आता है। सीधे कहाँ पे आता है? मूत्राशय में। ये किसकी धारणा है? आयुर्वेद की धारणा है। ठीक, अभी हम देखेंगे मूत्र की मात्रा। चत्वारो मूत्रस्य, आचार्य चरक के अनुसार। तो चरक के अनुसार मूत्र की मात्रा 4 अंजलि होती है। अंजलि प्रमाण में भी आप ये देखेंगे तो क्या बोला है? चत्वारो मूत्रस्य। आचार्य चरक के अनुसार मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 4 अंजलि होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मूत्र का पंचभौतिक संगठन, कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है? मूत्रम जलनात्मकम। ठीक है, अर्थात मूत्र में जल और अग्नि महाभूतों की प्रधानता होती है। मूत्रम जलनात्मकम अर्थात मूत्र एवं जल और अग्नि महाभूतों की प्रधानता होती है। कहाँ पे? मूत्र में जल और अग्नि महाभूतों की प्रधानता होती है। अब मूत्र के कार्य क्या हैं? तो सुश्रुत ने मूत्र के कार्यों का निम्न रूप में वर्णन किया है। किस रूप में? वस्ति पूरण विक्लेद क्रन मूत्रम, क्लेद क्रन मूत्रम। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार फिर से देखेंगे, वस्ति पूरण विक्लेद क्रन मूत्रम। ठीक है, अर्थात मूत्र वस्ति का पूर्ण करने के साथ साथ शरीर में आर्द्रता को कम करता है। मूत्र क्या करता है? वस्ति का पूर्ण करने के साथ साथ, वस्ति जो होती है उसका पूर्ण करने के साथ साथ शरीर में आर्द्रता को भी कम करता है। ठीक है, वस्ति मतलब क्या होता है? ब्लैडर। तो ब्लैडर में पूर्ण करने के साथ साथ क्या करता है? शरीर में आर्द्रता को उत्पन्न करता है। फिर क्या है? मूत्रस्य क्लेद वाहनम, अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है? मूत्रस्य क्लेद वाहनम। तो अष्टांग हृदयकार ने मूत्र के कार्यों का उल्लेख करते हुए क्या कहा है कि मूत्र अन्न के द्वारा प्राप्त क्लेद का वहन करता है। मूत्र क्या करता है? अन्न के द्वारा प्राप्त क्लेद का वहन करता है। किसके द्वारा प्राप्त? अन्न के द्वारा प्राप्त क्लेद का वहन करता है। ठीक है, यानी धारण करता है। अभी हम देखेंगे मूत्र की मात्रा। तो चत्वारो मूत्रस्य, आचार्य चरक के अनुसार मूत्र की मात्रा 4 अंजलि बताई गई है। ठीक है, क्या बताई गई? 4 अंजलि बताई गई है। आचार्य चरक के अनुसार मूत्र की मात्रा 4 अंजलि बताई गई है। अभी देखें मूत्र का पंचभौतिक संगठन क्या होता है? मूत्र जलनात्मकम, अर्थात मूत्र में जल और अग्नि महाभूतों की प्रधानता होती है। मूत्र किसकी प्रधानता होती है? जल और अग्नि महाभूतों की प्रधानता होती है। क्लियर? अभी हम देखेंगे मूत्र क्षय के लक्षण क्या होते हैं। यदि मूत्र क्षय हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो मूत्र का क्षय होने पर कष्ट से आता है भाई। जब मूत्र का क्षय होगा तो मूत्र क्या होगा? कष्ट से आएगा, रुक रुक के आएगा। यानी मूत्र का वर्ण जो होता है वो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्यास अधिक लगती है तथा मुख में शुष्कता प्रतीत होती है। मतलब कि क्या होता है? जब मूत्र का क्षय होगा तो वो कष्ट से आएगा, यानी रुक रुक के आएगा, पीड़ा वाला होगा, जलन वाला होगा, और मूत्र का वर्ण क्या होगा? डिफरेंट होगा, परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्यास अधिक लगती है। जब मूत्र का क्षय होगा तो रुचता होगी, तो क्या होगा? उसमें प्यास अधिक लगेगी, तथा मुख में क्या होगा? शुष्कता प्रतीत होती है। क्या होती है? शुष्कता प्रतीत होती है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के मत के अनुसार मूत्र का क्षय होने पर वस्ती में सुई चुभाने जैसी पीड़ा तथा मूत्र की मात्रा भी कम हो जाती है। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि मूत्र का जब क्षय होगा तो वस्ती में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। जैसे वस्ती जो होता है, ब्लैडर जो होता है, इसमें सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है, तथा मूत्र की मात्रा भी क्या होती है? कम हो जाती है। भाई मूत्र क्षय हो रहा है तो क्षय से ही समझ में आ रहा है कि मूत्र की मात्रा कम हो रही है। अभी हम देखेंगे मूत्र वृद्धि के लक्षण। अभी हमने मूत्र क्षय पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मूत्र वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं। तो अत्यधिक बढ़ी हुई मूत्र की मात्रा क्या कहलाती है? मूत्र वृद्धि। यानी बार बार जो मूत्र हो रहा होता है उसे हम क्या कहेंगे? मूत्र की वृद्धि। तो बार बार मूत्र की प्रवृत्ति वस्ती, तोद एवं आद्यमान आदि लक्षण उत्पन्न करती है। बार बार मूत्र की वृद्धि क्या कहती है?
मूत्र की प्रवृत्ति, वस्ती, तोद एवं आद्यमान आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं इसमें। ठीक। वाग्भट के अनुसार मूत्र वृद्धि होने पर वस्ती में वेदना, मूत्र त्याग करने पर भी मूत्र त्याग की इच्छा होना, ये लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं? वाग्भट के अनुसार मूत्र वृद्धि होने पर वस्ती में वेदना, ब्लैडर में क्या होती है? वेदना होती है। मूत्र त्याग करने पर मूत्र त्याग की इच्छा होना, जब मूत्र त्याग करेंगे तो मूत्र त्याग की इच्छा होगी। ठीक। ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं किसमें? मूत्र वृद्धि होने पर। क्लियर? तो आज का हमारा 3 टॉपिक मल, पुरुष और मूत्र तीनों फिनिश होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। इस नोट्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला। कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिए। ठीक है, और लेक्चर इसी तरह कंटिन्यू आते रहेंगे। तो लेक्चर को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि सब लोग को इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। और आप लोग को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर अपना जवाब दीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।